तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जहां दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई। ये कहानी है डर की, महत्वाकांक्षा की और उन नतीजों की जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सब कुछ शुरू हुआ एक ताकतवर गवर्नर की एक निजी शिकायत से, एक ऐसा कदम जिसके अंजाम का उसे खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। और इसी एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही बदल दिया। बात है 1520 के दशक की। दिल्ली की गद्दी पर लोदी राजवंश का राज था। अब कहने को तो वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर ये साम्राज्य दरबारी साजिशों और आपसी शक की वजह से बिल्कुल खोखला हो रहा था। तो इस कहानी में हमारे सामने 3 बड़े किरदार आते हैं। पहले, दिल्ली के तख्त पर बैठे सुल्तान इब्राहिम लोदी। दूसरे, उनके अपने चाचा आलम खान, जिनकी नज़र खुद उस तख्त पर थी। और तीसरे, लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी, जो बस किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे। इन तीनों के बीच का यही तनाव कहानी का असली केंद्र है। सुल्तान इब्राहिम की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या थी? उसका अपना मिजाज। वो इतना कठोर और शक्की स्वभाव का था कि उसने अपने ही दरबारियों और रिश्तेदारों के मन में डर और बगावत के बीज बो दिए थे। मतलब कोई उस पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। तो अब लाहौर का जो गवर्नर था दौलत खां, उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसे पक्की खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान उसे लाहौर की गवर्नरशिप से हटाने वाला है। और यही डर, यही असुरक्षा वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग लगा दी। और इसी डर और हताशा में दौलत खान ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने अपने ही सुल्तान के खिलाफ मदद के लिए बाहर देखना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और इसके नतीजे उसके काबू से बहुत दूर जाने वाले थे। तो प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत सीधा साधा लग रहा था। काबुल के शासक बाबर के पास अपने दूत भेजो, उसे दिल्ली पर हमला करने में मदद के लिए बुलाओ और बदले में उसकी हुकूमत कबूल कर लो। प्लान सिंपल था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। लेकिन दौलत खान ने जिसे बुलाया था, यानी बाबर, वो कोई मामूली हमलावर नहीं था। वो एक बहुत ही माहिर फौजी कमांडर था और उसके पास कुछ ऐसे हथियार थे जो हिंदुस्तान ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। दौलत खान ने जिसे सिर्फ एक मददगार समझा था, वो असल में अपने साथ एक पूरा तूफान लेकर आ रहा था। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ लोदी की लगभग 40,000 की विशाल सेना और करीब 1,000 जंगी हाथी, और दूसरी तरफ बाबर के पास मुट्ठी भर कोई 15,000 सैनिक। ये लड़ाई तो एक तरफा लग रही थी, है ना? तो सवाल ये उठता है, ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में रहा होगा, एक इतनी छोटी सी सेना इतने बड़े साम्राज्य को आखिर कैसे हरा सकती थी? इसका जवाब छिपा था बाबर की फौजी तकनीक में। बाबर का पलड़ा भारी था और वजह थी टेक्नोलॉजी। वो अपने साथ उस्मानी साम्राज्य से तोपें और मैचलॉक बंदूकें लेकर आया था। उसके पास उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी जैसे टॉप क्लास एक्सपर्ट्स थे जो इन हथियारों के उस्ताद थे। ये तकनीक और रणनीति का वो मेल था जो सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। बाबर ने हिंदुस्तान में कदम तो रख दिया, पर दौलत खान की सारी योजना शुरू होने से पहले ही उसी पर भारी पड़ गई। सोचिए जरा, ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जिस इंसान ने अपनी गवर्नरशिप बचाने के लिए बाबर को बुलाया था, बाबर ने आते ही सबसे पहले उसी से उसकी गवर्नरशिप छीन ली। दौलत खान का दांव बुरी तरह से उल्टा पड़ चुका था। और अब पानीपत के मैदान में आखिरी टकराव का मंच सज चुका था। एक तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन आधुनिक और टेक्नोलॉजी से लैस सेना, और दूसरी तरफ थी लोधी की विशाल पारंपरिक फौज। ये सिर्फ 2 बादशाहों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग युगों की टक्कर थी। बाबर की पहली बड़ी चाल थी तुलुगमा। अब ये क्या थी? इसको आसान भाषा में समझे तो अपनी सेना को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दो, जो बड़ी तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर लें। इस तरकीब से एक छोटी सेना भी एक बड़ी फौज पर हावी हो सकती थी। और उसकी दूसरी कमाल की रणनीति थी अरबा। ये एक तरह का, कह लीजिए कि गाड़ियों से बना एक चलता फिरता किला था। गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी जाती थी और उसके पीछे
तोपें और बंदूकें पूरी तरह महफूज रहती थीं। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और जब लड़ाई शुरू हुई तो हुआ ये कि लोदी की सेना ने सीधे अरबा पर हमला किया और बाबर की तोपों ने उन्हें तहस-नहस कर दिया। और जब लोदी की फौज इस हमले में उलझी हुई थी, तभी बाबर की तुलुगमा टुकड़ियों ने घूमकर उन्हें पीछे से घेर लिया। तो एक तरफ तोपों की मार और दूसरी तरफ से घेराबंदी। कुछ ही घंटों में लोदी की विशाल सेना का नामो निशान मिट गया। इस एक लड़ाई का नतीजा बहुत ही तेज और साफ था। इसने सिर्फ एक सल्तनत को ही खत्म नहीं किया, बल्कि एक ऐसे नए साम्राज्य की नींव रखी जो इस सरजमीन का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पहला और सबसे बड़ा नतीजा ये था कि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी उसी दिन जंग के मैदान में मारा गया और उसके साथ ही उसके शासन का भी अंत हो गया। सुल्तान की मौत का मतलब था 75 सालों से दिल्ली पर राज कर रहे लोधी राजवंश का खात्मा। वो राजवंश हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। और वो शख्स जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, दौलत खान लोधी, उसका क्या हुआ? उसे ना तो सत्ता मिली, ना ही इज्जत। कुछ ही समय बाद वो गुमनामी और अपमान की हालत में मर गया। उसका एक फैसला ऐसे अनचाहे नतीजे लेकर आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आखिर में इस पूरी कहानी का विजेता बनकर उभरा बाबर। उसने दिल्ली पर कब्जा किया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे अगले 300 से ज्यादा सालों तक चलना था। और ये सब कुछ बस एक निमंत्रण से शुरू हुआ था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम अपने किसी एक फैसले के अंजाम को कभी पूरी तरह से काबू में रख सकते हैं? दौलत खान ने तो यही सोचा था कि वो हालात को अपने काबू में कर रहा है, लेकिन उसका एक फैसला उसके काबू से बहुत दूर निकल गया। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कभी-कभी छोटे-छोटे फैसले भी कितने बड़े और बेकाबू नतीजे ला सकते हैं।